तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्न हब एंड मैं हूं साविज आपका फिजिक्स एजुकेटर जो आज आपको क्या पढ़ाने वाला इलेक्ट्रिसिटी उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। करंट हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसमें चार्ज मूव करता है। चार्ज कैसे मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। और कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो हमारे लिए थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो हमारे लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है लेकिन थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि जो हमारे रियल लाइफ में जो करंट होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जिसके बारे में हम जाकर 12th में पढ़ेंगे। और कन्वेंशनल करंट के बारे में आप 10th में पढ़ रहे हैं या अभी नहीं पढ़ा है तो आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर कन्वेंशनल करंट और उसकी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले समझो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। पोटेंशियल क्या होता है कि किसी चार्ज को इंफिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक चार्ज को एक गिवन पॉइंट से और दूसरे सर्टेन गिवन पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन किया गया उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। V क्या था हमारे पास, वोल्टेज था, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिंबल जो कि हमारे सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैं इधर बल्ब भी बना देता हूँ। बल्ब तुम्हारा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता कुछ इस तरह का। एक मिनट तुम लोग पहले इन्हें लिख लियो। सेल तुम्हारी इस तरह की दिखती है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत सारे तुम लोगों को सबको देख कर जाना है, ठीक है। यानी कि सबको देखना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। ये सिर्फ वो है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। सेल तुम्हारी इस तरह की दिखती है। बैटरी, बहुत सारी सेल को जोड़कर जब तुम्हारी बैटरी बना दी जाती है तो वो इस तरह होती है। रेजिस्टर्स, ये वेरिएबल रेजिस्टर्स और ये रियोस्टेट, ठीक है। ये भी वेरिएबल रेजिस्टर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये स्विच, ये क्या है तुम्हारा, ऑफ स्विच है, यानी कि इसमें से करंट कैरी नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ऑन स्विच है, इसमें से करंट कैरी हो जाएगा और तुम्हारा बल्ब जल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। हम चलते हैं फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पर। तो देखो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। इट इज कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स। टर्मिनल्स ऑफ सोर्स का मतलब यहाँ क्या, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। ये बैटरी है, ठीक है, इस साइड भी तुम्हारा कंडक्टिंग पाथ है और इस साइड भी, ठीक है। ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिसमें मान लो तुम्हारे एक बल्ब रहेगा, इसमें एक स्विच रहेगा, एक बैटरी रहेगी। इसमें से तुम्हारी बैटरी, अगर तुम्हारे यहाँ पर स्विच ऑन है, ऑन और ऑफ का मैंने बता दिया था कि जैसे मैं यहाँ पर अभी एक डॉट लगा दूं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि स्विच ऑन है, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यह है बल्ब, अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो बल्ब भी जलेगा, समझ गए। तो ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके टू टाइप्स होते हैं, क्या, ऑन सर्किट। ऑन सर्किट में क्या होगा, जब तुम्हारा इसके कंपोनेंट्स यानी कि वायर के अंदर क्या होगा, करंट जीरो नहीं होगा। और ऑफ सर्किट क्या होगा, जब करंट जीरो होगा, ठीक है। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट इज द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन एट सम पॉइंट्स, यानी कि जहां पर तुम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट जो है वो कहीं पर तोड़ देते हो। यानी जैसे हमने यहाँ पर स्विच बंद कर दिया तो इसी का एग्जांपल है कि यहाँ पर स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, करंट जीरो है और ये एक ऑफ सर्किट है, ठीक है। ओपन, सॉरी, हाँ, ओपन यानी कि ऑफ, ओपन, ये ओपन था और ये क्लोज्ड। अब यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑन का क्या है यहाँ पर क्लोज्ड है और ओपन का क्या है, ऑफ है।
ओपन का मतलब समझो कि मान लो तुमने कोई स्विच ऑफ जब कर दिया तो वो होगा तुम्हारा ओपन सर्किट, और जब कोई स्विच तुमने क्लोज कर दिया, सॉरी कोई सा स्विच जब तुमने हाँ क्लोज कर दिया तो वो कैसा होगा, वो होगा तुम्हारा क्लोज सर्किट। यानी कि जब तुम स्विच ऑन करते हो तो वो होता है तुम्हारा क्लोज सर्किट, क्योंकि तुम्हारा करंट जो उसमें से कंडक्ट होता रहता है। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या है, थर्ड आ जाएगा क्या, ओपन हो गया। क्लोज सर्किट में क्या होगा कि इट इट इज द सर्किट इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर जॉइंड टू अनदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जिसमें सब आपस में जुड़े होंगे, वो कैसा कंपोनेंट रहेगा, वो कैसा रहेगा तुम्हारा क्लोज सर्किट रहेगा। अब इसको तुम लोग लिख लो, तब तक हम सॉरी इसको तुम लोग लिख लो, उसके बाद हम चलेंगे किस पर, अगले हमारे टॉपिक पर। ठीक है, अब देखो एक डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर क्या होता है तुम्हारा, ये एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। करंट को मेजर करने के लिए हमारा क्या यूज होता था, पहले एमीटर यूज होता था, लेकिन ये इट इज द डिवाइस used to measure small quantities of current। ठीक है, लाइक मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ ठीक है, और माइक्रो एम्पियर यानी कि 10⁻⁶। ठीक है, इस तरह की जो हमारी करंट की क्वांटिटीज होती है उनको ये मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है, और इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या है, ये तुम्हारा कुछ डिवाइस इस तरह का होता है, इधर भी ठीक है, बीच में जीरो रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये मान लो तुम्हारी सुई है, और तो जैसे तुम्हारा मान लो करंट इस साइड से इस साइड जाएगा ना, तो तुम्हारी सुई जो है वो इस साइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जिस साइड से करंट आएगा सुई उस साइड क्या कर जाएगी, उस साइड चली जाएगी। ठीक है, और मान लो तुम्हारा करंट अगर इस साइड से आता तो सुई इस साइड ऐसे हो जाती। समझ गए, तो यही था हमारा गैल्वेनोमीटर। इसके बाद हम अपने कंडक्टिविटी के हिसाब से, तीन टाइप्स के हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स, और एक होता है सेमीकंडक्टर्स। उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। अब देखो आ जाते हैं अपने पहले कंडक्टर्स पर। कंडक्टर्स ठीक है, कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स बेसिकली हमारे पास these are those which allows current to pass through them ठीक है, because as they have free mobile electrons। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो क्वांटिटी यानी कि वो मटेरियल तुम कह सकते हो, या वो एलिमेंट जो जिनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनमें से करंट पास कर जाए। ठीक है, एक अच्छी क्वांटिटी में जिसमें से करंट निकल जाता है। ठीक, इनके पास क्या होता है, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा तुम समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड या
ठीक है। कंडक्टर्स के बाद हमारा आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की हो गए, दीज आर दोस which do not which does not allows current to pass through them as they don't have free mobile electrons। ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं कर सकते हैं, जिनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तुम लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। अब इसके एग्जांपल में क्या होता है, तुम लोग सोचो, अगर तुम रबर को एग्जांपल मानोगे तो क्या तुम लोग रबर में से करवा के देख सकते हो? हम लोग जब करंट से बचना होता है या हम ये चाहते हैं कि हमें करंट ना लगे तो हम क्या यूज करते हैं, रबर ग्लव्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबर, आर यू डबल बी आर, रबर कोमा दूसरा ग्लास। ठीक है, रबर और ग्लास। ठीक है। इसी तरह से हमारा आता है सेमीकंडक्टर। आप लोग इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर दिखाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, दीज आर दोज which allows only small amount of current to pass through them। एग्जाम्पल सिलिकॉन। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ये वो होता है जो करंट को अपने अंदर से पास तो करने देते हैं, लेकिन एक स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करने देते। ठीक है। अब इसको, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ओम्स लॉ आ जाता है, जो कि हमारे इस चैप्टर का सबसे मेजर टॉपिक तुम लोग बोल सकते हो, क्योंकि ओम्स लॉ के अंडर सब चीजें आती है, रेजिस्टेंस वगैरह भी आ जाता है तुम्हारा। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओम्स लॉ। ठीक है। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इजी है। ठीक है। एक काम करें, पहले तुम लोग इस सेमीकंडक्टर को लिख लो, फिर मैं तुम्हें ओम्स लॉ सीधा लिख के आता हूँ। अब तुम्हारा ओम्स लॉ क्या कहता है, तुम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, करंट पढ़ा है। ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ही तुम्हारा एक क्या है, रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है कि अगर तुम मान लो किसी कंडक्टर में से तुम्हें करंट पास करवाना है, मान लो तुम्हें ज्यादा करंट पास करवाना है, तो ज्यादा करंट पास करवाने के लिए तुम क्या करोगे, उसका क्या बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे, जिससे कि तुम चाहते हो कि ज्यादा करंट पास हो। ठीक है। जैसे कि तुम्हारे घरों में क्या होता है, 220 वोल्ट की जो होती है, 220 वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो होता है। ठीक है। तो इससे तुम लोग क्या समझते हो कि एक एक एम्पियर चार्ज, एक एम्पियर चार्ज पर तुम्हारा कितना, एक एम्पियर करंट पर तुम्हारा कितना वर्क डन हो रहा है, 220 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड हमारा ओम्स लॉ है, जो क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। ठीक है। करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है। एट
a constant temperature current flowing through a conductor is directly proportional to current flowing through a conductor its potential difference. मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, I के। अब जो हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है ओम्स लॉ, वन, अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर। आर यहां तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिटी क्या होती है, ओम होती है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, हाँ ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिटी क्या होती है, ओम होती है। अब यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनैलिटी में होती है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनेगा, इसका लीनियर बनेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर v और i का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, ठीक है। अब पिछली क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि एक स्लोप नाम की चीज, पिछली क्लासेस में नहीं मतलब 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक स्लोप नाम की चीज। स्लोप हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली स्लोप। स्लोप को तुम लोग इस तरह से भी देख सकते हो कि जितनी इसकी स्टीपनेस है, मान लो मैं इसे ऐसे कर दूं तो, ठीक है, जितनी इसकी स्टीपनेस है उतना ही ज्यादा इसका स्लोप है। y अपॉन में x, इसको हम किस तरह से लिखते थे, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, यानी कि y में कितना चेंज है और x में कितना चेंज है, ठीक, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम बात करोगे किसकी, v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देखो v आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है, हमारे पास v है, और x एक्सिस पर क्या है, हमारे पास i है। अगर हम v अपॉन में i कर दें, यानी कि y अपॉन में x कर दे, तो v अपॉन में i, एक मिनट, v अपॉन में i कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो इससे हम क्या समझे कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या देता है हमें, रेजिस्टेंस देता है, आर देता है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसके हिसाब से, यानी कि इस ग्राफ को देखकर सिर्फ तुम्हें यह बताना है कि किसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, मान लो ये है R1, R2, ये है R3, ठीक है। तो इससे अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, तो तुम क्या कहोगे कि भैया आपने बोला है सबसे ज्यादा स्टीफनेस जिसमें होगी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी उसी में होगा, तो हम R1 बोलेंगे, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, तुम्हारा R1 में ही होगा। इसको तुम लोग नोट कर लो, फिर हम कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। अब देखो तुम लोग ये तो समझ गए कि वी आई का जो हमें ग्राफ जो होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। वी अपॉन आई का जो हमें ग्राफ देता है वो क्या देता है, आर देता है, ठीक है, रेजिस्टेंस देता है। लेकिन तुम लोग जानते हो कि आजकल सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, ठीक है।
यानी कि वो थोड़ा बहुत घुमा देती है। तो वो क्या करती है, वो ज्यादा ज्यादा क्या करेगी, ये तुम लोगों को भी समझना होगा कि वो इस जो तुम्हारा ये, एक मिनट, जो तुम्हारा एक्सिस का जो यहाँ पर v रहता है हमारा और यहाँ पर i रहता है, ठीक है, इसको चेंज करके यहाँ पर i और यहाँ पर v कर दिया था। पिछले साल ही 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2025 का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि यहाँ पर i कर दिया, यहाँ पर v कर दिया। अब यहाँ पर कुछ थे ऑप्शन जैसे R1, R2, R3, R1, R2 और R3, ठीक है। तो बताओ कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, ठीक है। तो तुम लोग यहां से जज कर सकते हो। एक मिनट लिखो जल्दी जल्दी कमेंट में कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें होगा, R1, R2 या R3 में। तो हमें पता है कि V, यहाँ पर V था और यहाँ पर I था, तो सबसे ज्यादा जितने स्टीपनेस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। लेकिन हम अब एक्सिस को पलट दिया गया है, तो जितने कम स्टीपनेस उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि R1 सबसे ज्यादा, एक मिनट, R1 सबसे ज्यादा, ठीक है, उससे कम R2, उससे कम R3। ग्राफ तुम्हारा कुछ इस तरह का था, R3, R2, R1, ठीक है, यहाँ पर V, यहाँ पर I, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, इसको तुम लोग याद कर लेना, ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्या करना है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला लिखा है, इसको याद कर लेना और पिछली क्लासेस रिवाइज कर लेना, इसको भी रिवाइज करते रहना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक, जब तक तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर ना मिले। और इस पर तुम्हारे में एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।